नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अगले साल उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस भी अपने पूरे जोश के साथ, दमखम के साथ पार्टी में जान फूंकने की जोर आजमाइश करती हुई इसी कड़ी में सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां फेक न्यूज को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ पार्टी के कई कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो निडर है लेकिन कांग्रेस में नहीं है, उन्हें पार्टी में लाया जाना चाहिए, और जो कांग्रेसी डरते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा में यकीन रखते हैं, हमें निडर लोगों की जरूरत है। और आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन पहले जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। तो राहुल गांधी ने अपने इस बयान के जरिए अपनी आइडियोलॉजी बताई, अपना बेसिक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद सवाल खड़े होते हुए मसलन राहुल की झल्लाहट क्या कांग्रेस के लिए बनेगी आफत? कांग्रेस की ऑलरेडी जिस तरह की स्थिति है, क्या स्थिति बद से बदतर नहीं हो जाएगी? राहुल गांधी की जो झल्लाहट इस बयान के जरिए सामने आई है, क्या कहती है ये झल्लाहट? राहुल का बयान क्या कांग्रेस में बढ़ाएगा खींचतान? कांग्रेस की सोच क्या आरएसएस पर करेगी चोट? जिस तरह से राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा, ऐसे में क्या मतलब है इसका? संघ से लड़कर क्या राहुल गांधी संभाल पाएंगे अपनी कांग्रेस को? राहुल के डर निडर के इस पार्ट से क्या पार्टी में बगावत जो चल रही है बड़े स्तर पर और तेजी के साथ, क्या वो रुक पाएगी? ये भी बड़ा सवाल। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक समय एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अतुल पाटिल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। और रवि पाराशर भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अतुल पाटिल जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने ये जो बेसिक संदेश देने की कोशिश की, क्या कहना चाहते हैं वो? और अगर पार्टी के अंदर कोई सवाल खड़ा कर देता है तो क्या वो आरएसएस की सोच हो जाती है? नहीं शिल्पा जी, ये इसको आप अलग टर्न मत दीजिए या वैसे कोशिश भी नहीं कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्या है। बहुत सारे लोग आरएसएस को डर कर उनकी भाषा बोलते हैं ताकि कांग्रेस को डैमेज किया जा सके और उसका फायदा आरएसएस को मिले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे लोगों के वजह से अगर जो निडर योद्धा है, जो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मानती है, जो इस देश के बहुजनों को जो अधिकार मिला है, जो कमजोरों को अधिकार मिला है, जो अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला है, उसको खत्म करने की कोशिश जो करते हैं, उसमें जो साथ देते हैं, उनको सीधा संदेश दिया उन्होंने कि ठीक है भाई, आप जाइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप वहां जाके खुश हो या उनके डराने से आप डरते हो, तो डरने वाले लोग कांग्रेस में नहीं चाहिए। और जो लोग डरते नहीं है आरएसएस से, जो निडर है, जो संविधान के जो मूल्य है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, उन्हें कांग्रेस में ले आओ। तो यही संदेश लोकमान्य तिलक जी ने भी दिया था, यही संदेश महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। महात्मा गांधी जी ने अगर कोई काम किया होगा सबसे पहला, तो वो काम वो किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो डर है वो डर निकाल दिया था, अंग्रेजों की तोपों के खिलाफ डर निकाल दिया था, अंग्रेजों की गोलियों के खिलाफ डर निकाल दिया था, उनके अत्याचार और जुल्म के खिलाफ डर निकाल दिया था। इसलिए निहत्थे लोग
अहिंसावादी लोग, सत्य पे प्रेम करने वाले लोग रास्ते पर निकल पड़े और ब्रिटिशों को यहाँ से जाना पड़ा। क्या अलग बात कही उन्होंने? कौन सी आइडियोलॉजी? ये आइडियोलॉजी देश चलेगी? हमने 1947 में अपने आप से वादा किया था कि जितने भी हमारे डिफरेंसेस रहे हैं पहले, वो डिफरेंसेस को हमने छोड़ दिया और अच्छा निचोड़ हमने 5000 साल की हमारे सभ्यता का निकालकर इस देश को एक अच्छा संविधान दिया। और वो संविधान जो है वो सबको जोड़ने वाला है। इनका संविधान जो है बंच ऑफ थॉट, विचार नीति जो है वो तोड़ने वाली बात करती है। तो उस तोड़ने वाली बात को चोट पहुंचाने का काम जो है वो राहुल जी ने किया है और यही कांग्रेस का संदेश है। लेकिन मुझे ये बात समझाए कि कांग्रेस पार्टी में रहकर आपके तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे, इशारा आप समझ गए होंगे मेरा, क्यों डरेंगे आरएसएस से? हेलो अतुल जी, सवाल सुना मेरा? हेलो अतुल जी से शायद संपर्क कट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ। राहुल लाल, आपके पास आते हुए, आप राहुल गांधी के इस बेसिक मैसेज को किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि ये आत्मघाती संदेश हो सकता है? जिस तरह की स्थिति इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है और जिस तरह की सिचुएशन इस समय 5 विधानसभा चुनाव मुंह बाय खड़े हैं। देखिए शिल्पा जी, कांग्रेस में बहुत ज्यादा संगठनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। कांग्रेस को एक बड़े व्यापक ऑपरेशन की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है वो संदेश बिल्कुल सही है, वो 100% सही है। आप देखिए बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो सीधा भोग हो चुके हैं। उनका क्या है कि वो विपक्ष की राजनीति करना नहीं जान रहे हैं। अगर अभी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो मंत्री पद के दावेदारी में सीधे सीधे आ जाए। विशेषकर मैं तो डे वन से बहुत पहले से मैं कहता रहा हूँ विभिन्न डिबेटों में, भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे वर्किंग स्टाइल को देखिए और कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल को देखिए। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर इलेक्शन के मोड में होती है। उन्होंने पॉलिटिक्स के पूरे परिभाषाओं को बदला 24/7। अगर आपको उससे मुकाबला करना, आप अपने संगठन को उसी रूप में नहीं बदलते हैं, उसी रूप में तैयार नहीं होते हैं, तो फिर आप राजनीति में कैसे रहेंगे? तो कांग्रेस के लिए यह आवश्यक है कि वो अपना बदलाव करें। कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता सीबीआई, ईडी या दूसरे अन्य कारणों से उनको लग रहा है वो जिस तरह से प्रबल होकर विरोध करना चाहिए राहुल गांधी ने की तरफ से। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों में इस समय ऐसे हैं कि वो उन अलग अलग पार्टियों में तो हैं, लेकिन जो बीजेपी का व्यवहार है, देखिए बीजेपी ने शासन के नए मापदंड बनाए हैं और वो अच्छे नहीं, एक गलत किस्म में निगेटिव से नए बड़े मापदंड बनाए हैं उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि वो स्लीपर सेल जैसा व्यवहार है उनका। अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो उन पार्टी में तो है लेकिन रियल में वो बीजेपी के हैं और वो उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, उल्टी गतिविधियां करते हैं। तो राहुल गांधी का इशारा वैसे लोगों की तरफ था कि आप उन लोगों को तो कैसे पहचाने, बाहर कर देना चाहिए। तो कैसे पहचाने कांग्रेस फिर ऐसे लोगों को? नहीं देखिए, कांग्रेस के लिए देखिए G23 में तो खुलेआम कह रहा हूँ कि कांग्रेसी को बुरा लगे तो लगे, वो जो उनका G23 का पूरा ग्रुप है उसमें अधिकांश लोग बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे जुड़े हुए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा राहुल गांधी को सबों को एक झटके में आप हटा दीजिए। ये प्रवचन देने का समय नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। जो लोग भी पार्टी विरोधी इस तरह से कहीं पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गतिविधियों में शामिल है, उन सबों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। और जो बाहर जो प्रेस लोग हैं जो देश के लिए लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी के लिए काम करना चाह रहे हैं, आप से सहमत है, कैसे लोगों को लेके आइए। ये काम आपको करना पड़ेगा, आपको नई पीढ़ी का निर्माण करना पड़ेगा। तो इसलिए जो बयान उन्होंने दिया है, बयान उनका एक तरह से काफी, उसको वो कितना इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि हमें नहीं लग रहा कांग्रेस का वर्किंग कल्चर देख के वो इम्प्लीमेंट कितना करेंगे। लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो आप यकीन मानिए कि कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा और यही कांग्रेस को अंततः करना पड़ेगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? क्या बगावत नहीं रोक पा रहे राहुल गांधी तो इस तरह से कवर अप करने की कोशिश कि जो जा रहा है जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाइए मौज लीजिए। सिंधिया की तरफ, जितिन प्रसाद की तरफ कहीं ना कहीं इशारा और G23 के उन तमाम नेताओं की तरफ, तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरों की तरफ। नहीं शिल्पा जी, इसको बगावत नहीं कह सकते आप, लेकिन जब घर की बात घर में नहीं रहेगी, घर में कोई सुनने वाला नहीं होगा, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। और निश्चित तौर से यदि कांग्रेस के बीच जो भी उठा पटक देखी जा रही है, चाहे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अब पंजाब में, तो ये सब परिस्थितियां पैदा कैसे हो रही हैं? क्योंकि वहाँ का नेतृत्व जब गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेगा और जब वो मीडिया के सामने बातें रखेंगे तो वो आरएसएस समर्थक नहीं हो सकते। यह तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात अपने नेताओं से कहने के लिए यदि वो दिल्ली आएँ और वरिष्ठ नेता उनसे न मिलें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
और सोनिया गांधी उनको समय न दें और फिर बात मीडिया में निकल के आए तो वो आरएसएस के पक्ष में नहीं हो सकते। निश्चित तौर से यदि इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि जिन जिन लोगों ने बातें अपनी रखने का प्रयास किया और कांग्रेस में वो बातें नहीं सुनी गई, उन्हीं का ये निष्कर्ष है कि आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है और महाराष्ट्र में देखेंगे तो शरद पवार जैसे नेता खड़े हो गए। तो ये कांग्रेस को अपना मंथन करना पड़ेगा। दूसरी बात, तारीफ करना कोई विरोध करना नहीं होता है। हाँ। किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी की बड़ा तारीफ की थी। तो जब कांग्रेस कोई अपने अच्छे वर्ग के लिए किसी विपक्ष के नेता से तारीफ ले सकती है, तो मुझे लगता है कि आज के दौर में भी यदि कोई भी सरकार हो या प्रधान मोदी जी की सरकार है और कोई अच्छा काम करती है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस को बड़ा दिल करके समर्थन करना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए। यही लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती होती है। विरोध होना चाहिए। ये जनता से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जहां जनता के शोषण की बात आ रही है, जनता के अधिकारों के हनन की बात आ रही है, निश्चित तौर से सड़कों पे उतर के विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। लेकिन जब देश के हित में कोई निर्णय लिया जाए, जनता के हित में कोई निर्णय लिया जाए, तो मुझे लगता है विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये सब स्थितियां आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या स्थिति चल रही है, आज पंजाब में आप देख रहे हो। तो घर की बातें आप नहीं सुनेंगे। इसलिए तो मैंने आपसे और आप ये कहें क्या इस पंजाब के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर जिस तरह से बगावत कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है, जो अंदरूनी कला है वो सतह पर आ रही है, इन तमाम चीजों को राहुल गांधी रोक नहीं पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये कवर अप करने की फिर कोशिश कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग जा रहे हैं जाते रहे। देखो शिल्पा, आप देखोगे ना, मुझे उनके हाथ जहां में तक कुछ जहां नजर तक नहीं आ पिछले रहा है। 5 साल वो से मैं सिचुएशन कांग्रेस कंट्रोल को नहीं कर पा रहे हैं। जितना 5 साल से मैं कांग्रेस को समझ पा रहा हूँ, जो टालने की नीति आ गई है ना, हाँ। कि लोग देखते हैं कि चलो धीरे धीरे सब कुछ ठंडा हो जाएगा, हाँ। वो अब राजनीति नहीं रही है। हाँ। यदि आप सिंधिया को लेकर के देखा जाए, या राजस्थान में आप देख रहे हो, या सिद्धू को और कैप्टन साहब को लेकर देखा जाए, ये अभी से विवाद नहीं है, ये बहुत पुराने विवाद हैं और आपने उसको सामंजस्य बैठाने का काम ही नहीं किया। यदि आपने 3 सदस्यीय की कमेटी बना के चाहे राजस्थान में भेजी हो, चाहे मध्य प्रदेश में या पंजाब में, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, क्या उस पर मंथन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ आप हार रहे हैं चुनाव, उसके बाद मंथन हुआ कि नहीं हुआ, उस पर क्या निर्णय हुआ, वो जनता को नहीं पता चलता। केवल गांधी परिवार की गुलामी ही नहीं हो सकती। गांधी परिवार का महत्व बहुत राजनीति में बहुत बड़ा है, निश्चित तौर से देश के लिए भी बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि सिर्फ जो गांधी परिवार नीम के पेड़ को आम का पेड़ कहते और सारे कार्यकर्ता उसको आम का पेड़ कहने लगे, ये अब नहीं चलने वाला है। और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं, कही हैं, तो अब उसको आप विरोध थोड़ी मान सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री ने आजाद जी की तारीफ कर दी और आजाद जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, तो वो बीजेपी बाहर का रास्ता थोड़ी ना दिखा तो वो बीजेपी के व्यक्ति नहीं हो सकते, वो एक व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन यदि आपने उनको 23 में नहीं लिया, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने उनको कट कर दिया, तो ये सब जो छोटी राजनीति हो रही है, छोटी मानसिकता के तहत जो आप निर्णय ले रहे हैं, वो निश्चित तौर से घातक होंगे। ठीक है, अतुल पाटिल से इसका जवाब लेंगे, लेकिन और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। रवि पाराशर, आप राहुल गांधी के इस बयान को, इस संदेश को किस तरह से देख रहे हैं? इस संदेश का कैसा और कितना असर आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जाएगा सर? देखिए शिल्पा, अभी राहुल लाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही और बहुत समझ में, बिल्कुल एक झटके में समझ में आने वाली बात कही कि कांग्रेस को इस समय पूरी तरह 100% ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं ओवरहॉलिंग की सख्त जरूरत है। और अगर राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं और अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपनी जो ताकत है उनके अंदर, अपने विचारों को अमली जामा पहनाने की अगर कुव्वत है, शक्ति है उनमें, तो उनको अपने विचारों को पार्टी के तई धरातल पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा वे ही डरे हुए हैं, क्योंकि वे 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से पार्टी पूरी अभी तक अंतरिम अध्यक्ष जो उनकी माताजी हैं, उनके कंधों पर चढ़कर चल रही है। और उनसे बहुत बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये निवेदन कर चुके हैं कि आप अध्यक्ष पद संभाल लीजिए, लेकिन वो अध्यक्ष पद संभालने के लिए भी तैयार नहीं है। और पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव के लिए भी पूरी तरह से कमर नहीं कस पा रही है, भले ही कोरोना को इसकी वजह बताया गया हो, कोई और वजह रही हो। मुझे तो लगता है कि इस समय राहुल गांधी
जो भी पॉलिटिकल परिदृश्य हैं बाहर और पार्टी के अंदर उनकी, उससे वो खुद ही बुरी तरह से डरे हुए हैं और उनको आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन करने की बहुत जरूरत है। जहां तक अभिधा और व्यंजना की बात करें तो शिल्पा जी, मुझे लगता है कि जब वो ऐसे बयान दे रहे होते हैं, अभी तो हम खैर उनके उस बयान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका वो बयान खुद सुना, उनको देखा ये बोलते हुए, तो मेरे मन में जो एकाएक जो छवि आई वो एक शोकाकुल और चिंताग्रस्त एक ऐसे अधेड़ नेता के तौर पर आई जो जिसकी पार्टी संक्रमण काल से गुजर रही है। और जो मकर संक्रांति पे बड़े जोश के साथ, बड़ी ऊर्जा और उमंग के साथ छत पे अपनी पतंग और चरखी लेके चढ़ा हुआ है और उसकी कई पतंगें कट गई हैं और वो अपनी सद्दी और मांझा उतार रहा है, लेकिन वो चरखी में लपेटने के लिए उसका कोई विश्वस्त साथी नहीं है, तो वो अपना मंझा और सद्दी बहुत सारी बचा तो लेता है, लेकिन चूंकि वो तुरंत नहीं लपेटी जाती तो उसमें फिर इतनी गांठें लग जाती हैं कि वो सुलझा नहीं पाता, फिर उसको वो गांठों का गुच्छा तोड़ के फेंकना पड़ता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये भी समझना चाहिए पॉलिटिकली कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बहुत अंतर है। आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ती है, तो वो बीजेपी की बात करें, आरएसएस को बीच में लाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद थोड़े से हताश, निराश, और ये मुझे लगता है कि मोनोलॉग करते हुए नजर आते हैं। वो संवाद, ये एकालाप करते हुए नजर आते हैं, डायलॉग करते हुए नजर नहीं आते, वो संवाद करते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, अतुल जी से लेंगे इसका जवाब, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रमाकांत मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी मौजूद है। रमाकांत जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे सर? देखिए, बीजेपी पर निशाना साधते अब सीधे आरएसएस पर खुलेआम वार कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर भी जो लोग आरएसएस की सोच रखते हैं निकल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शिल्पा जी, ऐसा है, अभी राहुल गांधी जी का जो ट्वीट हमने देखा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपरिपक्व ट्वीट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक लीडर को जैसा ट्वीट होना चाहिए वो लीडर वाली बात कहीं नहीं नजर आ रही है। देखिए, पार्टी के अंदरूनी कलह को और जिस तरह से ये झल्लाहट में इन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया है ये, और इसमें आरएसएस को ज़बरदस्ती घसीटा गया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले जो पीवी नरसिम्हा राव जी के सलाहकार थे, उनके पुस्तक के विमोचन के समय मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी थी उन्होंने, और ज़बरदस्ती उस आइडियोलॉजी को, तो क्या आरएसएस का क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी तो आपके सामने में है, जो अभी आपने देखा ही है, वर्तमान में कुछ दिन पहले की बात है, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। रह गई बात अंदरूनी कलह की, तो देखिए, आप जैसे पंजाब है, राजस्थान है, चाहे ये जो G23 के जो नेता हैं, अगर आप शीर्ष नेतृत्व जहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कार्यकर्ता को अगर ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, और बिल्कुल आप ऐसे लग रहा है जो कि संगठन कहीं पर नहीं है कांग्रेस का, और संगठन को जो एक कहते हैं, जैसे रवि जी ने कहा था, जो कि अभी ओवरवेलिंग करने की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर ये ज़रूरत है। देखिए, पार्टी कोई भी हो और उसको निश्चित तौर पर उसका एक निरंतर उसके ऊपर में काम होते रहना चाहिए। जो राहुल गांधी जी बिल्कुल ही उसमें बहुत ही पीछे चल रहे हैं। और जहाँ तक बात है, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे और भी जो नेता जो कांग्रेस निकल करके गए हुए हैं, तो ये बिल्कुल आंतरिक जो कलह है वो बिल्कुल झल्लाहट ऐसे ही नजर आ रही है। उसमें ज़बरदस्ती आरएसएस या बीजेपी को घसीटा जाना, ये मुझे नहीं लगता है जो कि ये परिपक्व नेता की निशानी है, जो अभी भी उनको मतलब होना चाहिए, जो हम ऐसा कुछ करें जिससे वो परिपक्वता वो नजर आए, जिससे अच्छा संदेश जाए पूरे देश में, पूरे देश की जनता में। ठीक है, अतुल जी जवाब दीजिए। कोशिश तो राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसे ही हुई थी कि एक परिपक्व संदेश लोगों के बीच जा सके, कार्यकर्ताओं के बीच जा सके, कांग्रेस के उन तमाम बड़े नेताओं के बीच जा सके, लेकिन क्या उससे उल्टा होता हुआ? क्योंकि ईमानदारी से बताइएगा, इस समय कांग्रेस को ये बयान, ये संदेश कमजोर करेगा कि मजबूत करेगा सर? एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के बीच कैसे संदेश पहुंचेगा? क्या उसकी मनोदशा होगी? शिल्पा जी, उनको जो संदेश देना है उसी आइडियोलॉजी पे कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस देश के सामने आज तक आई है। कांग्रेस ने इसी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। एक राजनीतिक लड़ाई, एक सामाजिक लड़ाई, समाज को एक रखने की लड़ाई जो है कांग्रेस ने लड़ी है। अभी यूपी का चुनाव है,
और जिस तरह से गंगा में हिंदुओं की लाशें बही है, हिंदुओं को दाह संस्कार नहीं प्राप्त हो पाया, उनको गाड़ना पड़ा है। उसके बाद ये मोहन भागवत जी कहते हैं कि डीएनए जो है हमारा एक है। तो चलो भाई मान लो, कह दो कि हिंदू मुस्लिम जो है इस देश की दो आंखें हैं और दोनों को भाईचारे से और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आप ये उनको डराओ मत। आपकी जो विचारधन किताब है, शिल्पा जी, मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर में ही छोटे से बड़ा हुआ हूँ, और ये दीक्षा भूमि है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारना पड़ा है? ये कोई दुनिया से छूटा हुआ नहीं है। इनके विचारधन की जो प्रस्तावना है उस शिल्पा जी एक आपने सबको कहने दिया, मेरी बात मुझे कहने दीजिए। मेरे नेता के बारे में बहुत बड़ी बातें इन्होंने कर ली है। यही राजीव गांधी थे जिनको 48वें साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। ये वही राहुल जी 21 साल के थे। ये वही राहुल जी 10 साल की उम्र में अपनी दादी को, इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी को छलनी होते हुए दिखा। ये परिवार जो है वो योगदान देने वाला है, बलिदान देने वाला है, त्याग करने वाला परिवार है। इसके ऊपर इन्होंने हर बार उंगली उठाई है। अब मोदी जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत है, किसी की ताकत है? यहाँ नितिन गडकरी जी को जितना कमजोर किया जा रहा है वो दिखता नहीं है लोगों को। यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? यहाँ हमारे यहाँ चुनाव की जो अध्यक्ष की बात है, हमारे यहाँ पीसीसी डेलीगेट चुने जाते हैं, जो ब्लॉक स्तर से आते हैं, हमारे यहाँ एआईसीसी डेलीगेट चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है, उनका रिजोल्यूशन होता है, पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। ऐसा तो कहीं नहीं है कि मोदी जी और शाह जी बैठ गए और नड्डा जी को अध्यक्ष कर दिया, और जब लोगों को संबोधन करने की बात आई पार्टी ऑफिस से तो नड्डा जी को पीछे करके अमित शाह जी आगे चले गए। किसका चलता है इनके पार्टी में? कौन सी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये सर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पर आते नहीं करते हैं? ये कांग्रेस की तो क्या स्थिति हो पर गया बात करते हैं है? सर। जब राहुल जी ने छत्तीसगढ़ जीता, राहुल जी ने कर्नाटक जीता, राहुल जी ने मध्य प्रदेश जीता, राहुल जी ने पंजाब जीता, राहुल जी ने राजस्थान जीता, हरियाणा थोड़े से हम हार गए, और महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। आधे से ज्यादा जगह राज्यों में बीजेपी नहीं है, लेकिन एक चित्र बनाया गया है कि कांग्रेस हार गई है, कांग्रेस ने ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं रमाकांत मिश्रा। और जो बात है देश की, आइडिया ऑफ इंडिया की, वो बात रख रहे हैं वो। ठीक है रमाकांत अतुल जी, ऐसा है, आपने तो बहुत लंबी बातें की है राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस के लिए, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों का स्टैंड है क्या? कौन से ऐसे मुद्दे हैं देश के जिस पे आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो? मुझे तो नहीं लग रहा है जो कि स्टैंड क्लियर है आपका। आप राम मंदिर के ऊपर में आपका स्टैंड क्या है? 370 के ऊपर में स्टैंड क्या है? सीए के ऊपर में स्टैंड क्या है? एनआरसी के ऊपर में स्टैंड क्या है? आपके स्टैंड खुद ही क्लियर नहीं है। आप छोटे से कार्यकर्ता को आप देख नहीं पा रहे हैं, आप उसकी बातें नहीं सुनते हैं, और राहुल गांधी जी के लिए आप लंबा चौड़ा आपने बिल्कुल भाषण दे दिया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा करके रखे हुए। अरे किसने कहा जो कि राजीव गांधी ने जो है बलिदान नहीं किया? किसने कहा इंदिरा गांधी ने बलिदान नहीं दिया? सबने कहा, देश मानता है, जनता मानती है, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए आप ऐसे शब्द कह रहे हैं जिनका अपना कुछ स्टैंड ही नहीं है, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। अतुल जी, उनका स्टैंड तो बताइए। आप चीन के साथ बात बैठ करके आप रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं जो कि आप आरएसएस सर बात आज राहुल गांधी पर हो रही है, आज के उनके बयान पर हो रही है, आज उनके संदेश पर हो रही है, जो कि देश सुधर जाएगा। ये सारे शब्दों को छोड़ के आप लोगों ने एक एक करके सर, एक एक करके डॉक्टर सुनील कौशिक आपके पास आते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर में किस तरह से आप लोगों ने ये जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, लंबी बातें, क्या आपको लगता है कि आत्मघाती साबित हो सकता है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए? आर यू राहुल जी, राहुल जी एक सेकंड। अतुल जी, रमाकांत जी, प्लीज शांत हो जाइए, सर मुद्दे पर रहते हैं, एक दूसरे की पार्टी पर इस तरह से कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होने वाला सर। राहुल जी एक सेकंड, ठीक है। रमाकांत जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, रमाकांत जी प्लीज शांत हो जाइए, अतुल जी प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर सुनील कौशिक से सवाल पूछा है, एक बार वो रिएक्शन दे दे, उसके बाद मेरे को ब्रेक पर भी जाना होगा। जब कोई ऐसी बातें होती हैं, जब कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की चर्चा राहुल गांधी ने सीधी कही है, मुझे लगता है कि ये सब बंद कमरे की बातें हैं। यदि आप कोई शिक्षा देना चाहते हो या कोई आइडियोलॉजी आपकी नई डेवलप होना चाह रही है, तो पहले उस आइडियोलॉजी का डिस्कशन वरिष्ठ नेताओं के बीच होना चाहिए। केवल आप ही स्वयंभू नहीं हो सकते। और जिस तरीके से अतुल जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया, वो पूरा देश मानता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बलिदान दिया तो महात्मा गांधी का परिवार आज कहाँ है? क्या उनको इस शर्त पे देश के सर्वोच्च पदों पर बिठा दिया जाए क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो, सुभाष चंद्र बोस के परिवार को देखो, आजकल वो कहां हैं? तो ऐसा नहीं, जब जिसने बलिदान दिया है उस समय देश ने उनको दिया है,
लेकिन ये ठेका देश का नहीं है कि आपने बलिदान दे दिया तो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सम्मान ये देश दे। यदि आप देश के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित तौर से सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, काबिलियत के आधार पर ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके बाद मैं आप लोगों के रिएक्शंस लूंगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जाने की कोशिश कि राहुल गांधी डरे हुए हैं या डरा रही हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बेसिक संदेश पर, राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि भाई अगर आपको डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी में रहने के बावजूद भी, तो आप बाहर का रास्ता देख सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। आरएसएस विचारधारा की बात उनके ऊपर थोप दी गई है। और जिसके बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। पैनल के पास एक बार फिर से जाते हुए अतुल पाटिल जी, आप ही के पास आऊंगी। बहुत सारे सवाल, यहां तक कि राहुल गांधी की परिपक्वता पर भी एक बार फिर से सवालिया निशान लगता हुआ। राहुल गांधी, जिस तरह से सुनील कौशिक ने भी कहा, ये बात एक बंद कमरे में या तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बैठकर अगर कर देते, उसके बाद किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहते, तो वो भी बेहतर होता। और वो भी ऐसे समय में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत करना है। ऐसे समय में इस तरह की बयानबाजी, सर क्या ये नुकसानदायक नहीं साबित हो सकती आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आगामी तमाम चुनावों के लिए? शिल्पा जी, एक बात आप समझ लीजिए, जो लोग इस तरह से पार्टी में नहीं सोचते, उन्हें डरने की कोई बात नहीं। उन्हें तो प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें तो प्रेरणा मिलेगी कि हमारा नेता हमारी बात करता है, हमारी निडरता को सराहता है। और रही दूसरी बात, तो आज उन्होंने जितने सोशल मीडिया टीम जो है हमारी यूथ की, हिंदुस्तान की, उनके साथ उन्होंने ये चर्चा की है और उसका वो बाहर निकला है। अब दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, आप ये G23 और ये सब बोलते हैं, तो उन्होंने भी पार्टी के अंदर ही इन बातों को जो है सब रखा गया है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है। आज किसने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को किसने दूर किया है? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो बातें रखी थी उसके बारे में सोचा नहीं गया, ऐसा किसने कहा है? ये एक ट्रेडिशन हो गया इस देश में 2014 के बाद, जो 70 साल से कोशिश हो रही थी किसी न किसी तरह नेहरू गांधी परिवार को बदनाम किया जाए, ताकि इनको खत्म कर दो तो हम अपनी जूते की नोक पर बहुजनों को, अल्पसंख्यकों को रख पाने वाली व्यवस्था बना सकेंगे। मुझे बताइए, महात्मा गांधी जब जिंदा थे तब उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जब बनाया था 1946 में, 36 में CWC का रिजोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, हमारे आर्काइव्स में है। 1937 में जो चुनाव हुए थे उन्होंने नेहरू जी को किया था। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब देश को आजादी मिली उनको हार्ट अटैक आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी से 14 साल बड़े थे और पहला देश का जब सार्वत्रिक चुनाव आया लोकसभा का, उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजर चुके थे। लेकिन एक दूसरे को खड़ा सामने करने का और उसके तहत एक धर्म की राजनीति करना, धर्मांधता लाना, एक जात को दूसरे जात के सामने खड़े करना, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़े करना, इसके अलावा क्या किया है? नहीं तो जो मोदी जी ने 2014 में अच्छा ठीक है सर, इन बातों से साइडलाइन होके मैंने आपसे एक सेकंड सर, आपने G23 का भी जिक्र किया, आपने G23 का भी जिक्र किया। आप ये बताएं कि अगर राहुल गांधी तो निडर है ना आपकी पार्टी में, अगर राहुल गांधी निडर है तो वो G23, ठीक है सर, G23 समूह का कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पाते, उनकी नाराजगी क्यों नहीं दूर कर पाते? सीए जब आया तो संसद की कार्रवाई जब चल रही थी तो किस पार्टी के नेता ने कहा था कि भाजपा डराना चाहती है? और अमित शाह ने ये कहा था गृह मंत्री कि हम क्या चाहते, हमारी क्या गलती है कि आप डर रहे हैं? हम तो नहीं डराना चाहते। यदि आप डर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है राहुल जी, आपका कमेंट भी, उसके बाद फिर अतुल जी से जवाब। मैंने सभा को बहुत ध्यान से सुना है। देखिए जो पूरा मामला है, देखिए आज के समय में अगर हम लोग देखें राजनीति में कि पार्टी और पार्टी के जो लोग रह रहे हैं, अभी जब हम लोग देख रहे थे पश्चिम बंगाल का चुनाव, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल बना रही थी कि कल टीएमसी से परिवार निकल रहा है, कल परसों परिवार निकल रहा है, और ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी बिल्कुल अकेले बची, पार्टी चलेगी। कभी भी पार्टी अपने उसके नेता तो आते जाते रहे, अब से काफी लोग को लगा कि बीजेपी आ रही है, सब बीजेपी में निकल के चले गए, जो नहीं जा रहे थे तो सीबीआई वाले ईडी के डर से चले गए थे। उस मामले में उसी संदर्भ में राहुल गांधी ने पूरा बयान दिया। राहुल गांधी डरे में नहीं है, बल्कि राहुल गांधी स्पष्ट है कि डे वन से विपक्ष की पूरी भूमिका को निभा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के दूसरे पीढ़ी के जो नेता है वो कहाँ है? आप बताइए, कपिल सिब्बल अभी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी उसको मंत्री बन जाएंगे, वो क्यों नहीं? एक से महंगाई के धरना प्रदर्शन में वो क्यों नहीं बने रहते? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अलग अलग नामों का कांग्रेस के बड़े बड़े नाम,
लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, इनमें बहुत सारे नेताओं को सत्ता में रहने की आदत लगी हुई है और आज के समय में वो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से वो बीजेपी के लिए वो बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये संकेत उन्हीं लोगों के लिए है। अच्छा ठीक है ना, तो फिर उन लोगों के लिए अगर ये संकेत है तो उन लोगों का कोई समाधान भी तो होगा ना। मेरा इशारा G23 की तरफ है और यही मेरा सवाल है अतुल जी आपके पास आते हुए। जी राहुल गांधी अगर लीडर है, ऐसे लोगों को आपको निकालना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो यही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना अतुल जी से। अतुल जी, निडर है राहुल गांधी अगर, तो फिर G20 जैसे समूहों को लेकर कोई समाधान, कोई ठोस निष्कर्ष, कोई फैसला, निडर फैसला क्यों सामने फिर नहीं आ पाता है? ये तो जग जाहिर है, इनकी नाराजगी भी जग जाहिर है और इनकी वजह से आप लोगों की कितनी फजीहत होती है ये भी जग जाहिर है सर। तो सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से हो जाए ना। आप जो ज्येष्ठ नेता है, ज्येष्ठ नेताओं ने जो बात रखी थी उसको कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी जी के खिलाफ बात रखी गई, ऐसा आपने एक चित्र बनाया है। सच्चाई ये है कि उनके साथ चर्चा हुई है। आज जो नेताओं को लेकर ये बयानबाजी चल रही है वो सारे नेता कांग्रेस पार्टी के साथ में है, वो सारे नेता कहीं ना कहीं संगठन में है। अब संगठन में बदलाव तो होंगे ना। हमने तो अडवाणी जैसे किसी का अपमान नहीं किया है, हमने तो सर एक लंबी लिस्ट नेताओं की भी तो है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो बाहर हो लिए, दूसरी पार्टियों के दामन जिन्होंने थाम लिए, वो भी तो एक लंबी लिस्ट है सर। वो सारे नेता संगठन के अंदर है और सम्मान पूर्वक है। कांग्रेस में एक लोकतंत्र है, कांग्रेस में अपनी बात रखने का हक है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में ऐसे बहुजनों के नेता खत्म कर दिए गए, बावनकुले से लेकर तावड़े जी से लेकर पंकजा मुंडे, जिनके पिताजी ने गोपीनाथ मुंडे ने पार्टी खड़ी की थी, उनको एक एक करके चुन चुन के संघियों ने बाहर निकाला है। ये संघ की नीति है। और मैं नागपुर में रहता हूँ शिल्पा जी, मैं तो इनकी नस-नस से वाकिफ हूँ। ठीक है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, कौशिक साहब से जानते हैं। अतुल जी, जब 2019 की हार का अपने ऊपर राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी ली, हाँ 2 लाइन का इस्तीफा हो सकता था कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन उन्होंने लंबा चौड़ा इतने 7 पेजों का एक लिखा उन्होंने इस्तीफा और तमाम नेताओं के ऊपर आरोप उन्होंने लगाए। क्या वो नेता पार्टी में है क्या पार्टी से बाहर हो गए या G23 से बाहर हो गए? आज तो उन नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा हो रही है कि कमलनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या कमलनाथ जी जैसे पद पर रहते हुए राहुल गांधी ने उसमें नहीं G23 में लगाया था आरोप कि ये लोग अपने बेटाओं को चुनाव लड़ाने के लिए समय बर्बाद किया, जबरदस्ती इन्होंने टिकटें मांगी और वो अपने बच्चों को जिता नहीं पाए? तो पहली बार तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा पहली बार ऐसा देखा कि सिर्फ 4 लाइन का इस्तीफा होता है कि हार की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन सारे नेताओं पे आरोप लगाने के बावजूद भी नेता वो वही रहे उस पार्टी में रहे, तो क्या निर्णय लेने का मतलब हुआ? तो तमाम लोग फिर निशाना तो साधेंगे ही सर, फिर आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखो इंटरप्रिटेशन कैसा होता है शिल्पा जी, इंटरप्रिटेशन कैसा होता है देखिए। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य नहीं है, देश का दुर्भाग्य हो जाएगा। आप बात समझिए। राहुल जी ने इस्तीफा देते समय कुछ अपने कंसर्न्स रखे थे, वो हमारे अध्यक्ष का अधिकार है। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये बातें भी फैलाई गई है कि ये सब नौटंकी है, कुछ दिन के बाद इनका इस्तीफा वापस लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और सुधार की बात की और एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। आप कौन से परिवार को आप दोष देते हो? 1989 के बाद, 1989 के बाद गांधी परिवार का कोई भी नेता मौका होते हुए भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। राहुल जी चाहते 2004 से 2014 तक कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। सोनिया जी को मैंडेट मिला था, सोनिया जी के खिलाफ पूरे लोग खड़े थे, मोदी जी से लेके। कांग्रेस की विधवा कहा था ना, गोरी चमड़ी कहा था ना अडवाणी जी ने। है हिम्मत किसी मीडिया में उंगली उठाने का? वो महिला जो दूसरे संस्कृति से आती है, यहाँ पे उसके सर का पल्लू नहीं गिरता। जो रमाकांत जी जवाब देना चाहिए। मैं थोड़ा सा कहूँगा अतुल जी, उसका नैरेटिव आप बात नहीं करते। बात करते हैं सर, एक सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं। जो सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने का निर्णय नहीं लिया, आप उस समय जनता का सर्वे कराते, जनता साथ थी कांग्रेस के, और दूसरा कार्यकाल जनता ने देश की ने दिया। 10 साल आपको दिए। और मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होती तो दूसरा कार्यकाल नहीं मिलता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, आज चर्चा राहुल गांधी पर चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपके कार्यकर्ता भी जानना चाह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जिन नेताओं पे आरोप लगाया, जिनकी वजह से चुनाव हारे, जिनकी वजह से जबरदस्ती का आरोप लगाया टिकट लेने का,
और ये भी आरोप लगाया कि पूरा समय उन्होंने चुनाव में लेकर के अपने बच्चों को जिताने में दिया। तो कार्यकर्ता ये जानना चाह रहे कि उन नेताओं पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। सबकी सोच है। पहली बार भारतीय राजनीति में दिखा कि पार्टी का अध्यक्ष आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। अगर पार्टी ठीक है, का मुखिया, काफी देर से रमाकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद अतुल जी आ रही हूँ आपके पास। घर में पिता अपने बच्चों की और रवि पाराशर भी तो इंतजार में है बाहर निकाल सर। देता ठीक है, एक एक करके रमाकांत जी। जरा लॉजिक ठीक से लगाइए, लॉजिक ठीक से लगाइए। कांग्रेस पे बात कर सकते हैं, ये हमने दिया है, ये लोकतंत्र हमने दिया है 70 साल में। अधिकारशाही नहीं दिए हमने, 124 के अंदर डाल दो पत्रकारों को उठा के। हाँ, लोकतंत्र भी आपने ही बहाली किया था, संविधान भी आपने ही तैयार किया था, आपने ही तैयार किया था संविधान। नागपुर में तो रहते हैं, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में आपको एक जीरो तक नहीं पता है। और जबरदस्ती आप आंतरिक कलह जो है उसको जबरदस्ती घसीट करके आरएसएस को घसीट रहे हैं। तो इस तरह की आइडियोलॉजी, अच्छा 150 आर्टिकल, ये अतुल लोंडे को मुंह जबान याद है। मैं बता दूं आपको संविधान क्या है। नहीं, आपने कहा जो कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। मनमोहन जी इसी कार्यकाल में, इसी 10 साल में सबसे ज्यादा जो घोटाला हुआ ना, इसी कार्यकाल में हुआ। मुझे तो लग रहा है कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती तो शायद ये 70 साल में रिकॉर्ड टूट जाता। जो जितनी आप मनगढ़ंत कहानी मत बताइए मुझे, मैं अपनी पार्टी को जानता हूँ और देश के इतिहास को भी अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, रवि पाराशर भी कुछ ऐलान करना चाह रहे हैं। रवि जी। शिल्पा जी, मुझे सुना ही नहीं दे रहा ठीक से। हाँ, मैं असल में जब मैं उसको सही करवाती हूँ सर, तब तक रवि पाराशर का कमेंट। अगर मौका मिले तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मैं ही कह रहा था कि जो अभी बातें आई राहुल गांधी के खुले इस्तीफे की 2019 लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद, और एक बात ये भी आई कि अगर राहुल गांधी चाहते और अगर सोनिया गांधी चाहती तो वो देश के प्रधानमंत्री बन सकती थी या बन सकते थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, यानी सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने राजनीतिक तौर पर परिपक्व दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं अभी तक की अपनी सियासी पारियों में। तो वो दोनों महत्वपूर्ण फैसले यही हैं कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनना कबूल नहीं किया और राहुल गांधी ने खुला पत्र लिख करके इस्तीफा दिया। इससे ज्यादा परिपक्व फैसले ये न तो सोनिया गांधी कर पाई हैं और न राहुल गांधी कर पाए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। शिल्पा जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि ये देश बहुदलीय लोकतांत्रिक पद्धति अपनाने वाला देश है। ऐसे में कांग्रेस का होना भारत के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये होना चाहिए, कांग्रेस को दोबारा अपने गरिमा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लोकतांत्रिक देश की जो सेहत है उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो वंशवादी राजनीति का जो स्वरूप है लोकतंत्र में, वो स्वीकार्य तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों में वंशवाद है, वहां जिस तरह की तानाशाही और ऑटोक्रेसी है, उस तरह कांग्रेस में वंशवादी परंपरा का निर्वाह होते हुए भी उस तरह की परिदृश्य नहीं है पॉलिटिकल। तो मुझे लगता है कि उन पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस में आप उस तरह से नहीं आंक सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस को, और कांग्रेस का एक गरिमामयी अतीत रहा है, तो कांग्रेस को अपने अतीत की जो मुख्य धारा है उसकी तरफ चिंतन जरूर करना चाहिए। ठीक है, चिंतन तो करनी चाहिए, लेकिन रवि जी मेरा बस इतना सा सवाल है कि भाई अगर शिल्पा कांग्रेस छोड़ने वाले लोगों को इस तरह से कोसकर उन्हें भला बुरा कहकर क्या हासिल हो पाएगा? कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। अपने जो कार्यकर्ता है उनमें आप हताशा और निराशा और भरेंगे। जब तक आप अपनी नाव में छेद नहीं देखेंगे, दूसरे गलियान में छेद की संभावनाएं तलाशेंगे। रवि जी देखिए, अगर मान लीजिए बीजेपी की सत्ता में लोग उससे जुड़ रहे हैं और कल विपक्ष हो जाए, लोग उससे जाने लगे, तो वैसे लोगों के जाने से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। इस समय अगर कांग्रेस से लोग निकल के बाहर जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो आतंकवादी लोग के संकट काल की पहचान क्या है। ये कांग्रेस को समझनी चाहिए। ये होती है ये राजनीति में। हम लगातार इस काल का उदाहरण देता हूँ। क्या वहाँ पे देखिए राहुल जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीसीआर प्लीज मेक इट करेक्ट। राहुल जी, यकायक कुछ नहीं होता। राहुल जी, यकायक कुछ नहीं हुआ करता है।
जब राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय उनकी जो युवा टीम बनी थी उसके बड़े चर्चे हुए। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब भारतीय जनता पार्टी में है, जितिन प्रसाद अब आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को वो दर्जा प्राप्त नहीं है। एक अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, वे कांग्रेस छोड़ के चले गए। इसी वजह से तो डॉक्टर सुनील कौशिक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसे संभालेंगे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को? क्या हुआ? ठीक है, सुनते हैं राहुल जी, दूसरों की भी सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं राहुल जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो लोग अवसरवादी हैं। हो सकता है 1-2% अवसरवादी हों, लेकिन किसी की घर में आप छोटे से एक घर में आप ले लीजिए ना, कि जब कोई व्यक्ति की नहीं सुनता है तो वो घर से अलग हो जाता है। तो निश्चित तौर से ये तो लोकतंत्र में जिस तरीके से रवि कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है बड़ा गर्मामयी रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, और देश के लिए जो कांग्रेस ने किया उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन आज जो स्थिति, आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे? नहीं दिखते। आप याद कीजिए जब बीजेपी के समय में डीजल प्राइस को 1 रुपया बढ़ जाता था, शानदार धरना प्रदर्शन होते थे। आज ये नेता सड़क पर क्यों नहीं उतरते? तो इनमें विपक्ष की आदत नहीं रही है। आतंकवादी किस्म के लोग हैं, बिल्कुल एक जगह पर पहचान में आ रहे हैं। मैं सुन नहीं पाया, खैर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी राहुल जी, आपकी आपने क्या आवाज कहा? दरअसल राहुल लाल जी टेक्निकल एरर की वजह से कट की आवाज आ रही थी। तो लेकिन निश्चित तौर से शिल्पा, बस मैं यही कहूंगा कि यदि वास्तव में पार्टियों को चलाना अब वो स्थिति नहीं रही है। हर नेता को हर समय हर सेकंड का जवाब सोशल मीडिया पे देना पड़ता है। और पहले और अब की राजनीति में बड़ा अंतर रहा है कि पहले कोई नेता कुछ कहता था तो 24 घंटे बाद जनता के बीच बात पहुंचती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है सेकंडों में पहुंच जाती है, और प्रतिक्रिया भी उस पर तत्काल मिलने लगती है। सब खुला मंच है। तो निश्चित तौर से नेताओं को बड़ा समझदारी के साथ, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा हो रहा है या राहुल गांधी ने ये कहा है। आपने अभी देखा होगा उत्तराखंड में बीजेपी में क्या हुआ, तीसरा मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने क्या देखा कि मुख्यमंत्री योगी के हटाने की चर्चाएं थी। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि डैमेज कंट्रोल तुरंत बीजेपी करती है, समाधान तुरंत बीजेपी ढूंढती है। आज आप बताओ, संगठन महामंत्री को उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में 4-4 दौरे करने पड़े और प्रभारियों को वहां डेरा डालना पड़ा। जब वो समाधान निकला, वो स्थिति मुझे लगता है कि कांग्रेस निकला बिल्कुल, कांग्रेस में वो मुझे लगता है सवाल दरअसल यही है, बेसिक सवाल दरअसल यही है, समस्या किस पार्टी में नहीं होती, लेकिन उसका समाधान निकालना जरूरी है। या फिर जैसे डॉक्टर सुनील कौशिक ने पहले भी कहा था कि डिले प्रोसेस पर मानो कांग्रेस आमादा हो जाती है कि चलिए वक्त पर छोड़ देते हैं, अपने आप मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये फिर लेने के देने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतुल जी आवाज मिल पा रही है? लगता है नहीं, मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या सवाल पूछा? अतुल जी एक सेकंड, अतुल जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहूंगी कि सर, समस्या किस पार्टी में नहीं होती, जरूरत होती है समाधान निकालने की। कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसी बात को लेकर है। बार बार जो उनकी अपरिपक्वता की बात कही जाती है, जिस बात का जिक्र कौशिक साहब ने भी किया है कि भाई आज की तारीख में राजनीति करना, कोई बयान देना और पहले के जमाने में बयान देना, जमीन आसमान का फर्क है। सोशल मीडिया का जमाना है, विद इन फ्यू सेकंड्स लोगों तक बात पहुंच जाती है, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में सर, समस्या का लंबे समय तक बना रहना आत्मघाती साबित होता है। आप इस बारे में कब सोचेंगे? चिंतन मंथन की बात तो कही जाती है, लेकिन समाधान क्यों नहीं निकलकर सामने आ पाता? नहीं, मैं जहां तक समझ पाया हूं, आपका सवाल यह है कि डैमेज कंट्रोल का मैकेनिज्म हमारे पार्टी में नहीं है, तो परिस्थिति बदले, यही कहना चाहती है ना सर? समस्या अगर है तो जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए ना। राजस्थान की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, आप समझ लीजिए। ऐसा है कि जब उत्तराखंड में 4 महीने में, 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल जाए तो वो 15 मिनट की न्यूज होती है, और कांग्रेस में सिद्धू जी की थोड़ी सी बात हुई तो वो 1 महीना चलती है, 15 दिन चलती है। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, बात सुनी जाती है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सारी बातें रखी जाती है, स्टेट इंचार्ज होते हैं, कमेटी होती है। अब सर, ये तो नजरिए पे डिपेंड करता है ना। अब ये तो नजरिए पे डिपेंड करता है ना। अब उत्तराखंड का समाधान खत्म कर दिया, वहां पर भी है, मीडिया उसको भी दिखाता है।
लेकिन नहीं, जब समाधान सामने आ जाता है तो खुद ब खुद मामला ठंडा हो जाता है, और जब समाधान ही ना हो तो बार बार तो फिर मीडिया सवाल पूछेगा ना। काफी ब्रेक हो रही वॉइस। ठीक है सर, लगता है कुछ टेक्निकल एरर है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं फाइनल कमेंट जल्दी जल्दी लेना चाहूंगी। रमाकांत मिश्रा जी, सबसे पहले आप बताइए फिलहाल। देखिए ऐसा है, अंदरूनी कला है, अगर छोटे छोटे कार्यकर्ता एक एक्सपेक्ट करते हैं जो कि शीर्ष नेतृत्व हमारी बातें सुने, तो निश्चित तौर पर सुनना चाहिए, तभी जाकर के एक संगठन खड़ा होता है। आज अगर भाजपा का अगर देखें आप, तो कम से कम ये तो आपको 18 करोड़ कम से कम कार्यकर्ता है इसमें, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता भी एक अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, जो आपके सामने में उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सुनी जानी चाहिए किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी। जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कॉल पे करती है मेंबर, देख लेना दाऊद कहीं हो न गया हो, कॉल करके मिस कॉल पर चेक कर लेना थोड़ा। नहीं, मैं तो चेक कर ही लूंगा अतुल जी, आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, मंथन करिए अतुल जी। सर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इस तरह से अगर तंज कसेंगे, मंथन करिए सर, प्लीज सर, प्लीज भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप कहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, प्लीज सर इन तमाम चीजों का ध्यान रखा। मंथन करिए। रवि पाराशर, आपका मैं आपके भविष्य की अच्छी कामना कर रहा हूँ, मंगल कामना कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को किस तरफ इशारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कैसे संदेश जाएगा? आज आपकी सत्ता है, ये होगा कांग्रेस, तो ये जनता है। अतुल जी सुन लेते हैं, अतुल जी लगता है टेक्निकल एरर की वजह से मेरी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही है। सर सुन लेते हैं, रवि पाराशर का फाइनल कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। सर समय की कमी है, जल्दी रवि जी। शिल्पा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर अपनी कमियों की तरफ देख करके अपने छेद जो है उनको रफू करने का प्रयास करे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वो ठीक है, वो जनता ने उनको चुन के भेजा है, लोकतंत्र में आस्था रखिए, ऐसी कोई बात नहीं। आप जब तक नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को टोकरी में रखकर, अपने सर पर रखकर घूमेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी को तो अपने प्रवक्ता जो अतुल जी बोल रहे थे, मुझे कई बातें बड़ी तर्कसंगत लगी। राहुल गांधी को अपने पार्टी प्रवक्ताओं को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो शायद इस तरीके के बयानबाजी न करें, वो बचा जा सकता है इस तरह की सिचुएशन से। चलिए ठीक है, राहुल लाल जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। जी, दे रहा है, दुरुस्त है, उनको जो उन्होंने कहा है उसको उनको त्वरित तौर पे क्रियान्वित करने की जरूरत है। वो क्रियान्वित करेंगे तभी समस्या का समाधान निकलेगा। मैं क्या कहना, वो बीजेपी और आरएसएस की तरफ ना देखें, अंदर सुधार करें। देखिए वो राजनीति में है और यहाँ पे प्रतिस्पर्धी दल बीजेपी है, बीजेपी को देख के ही उनको अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और अपने कदमों को दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वर्क कल्चर को, चुनाव के पूरे कल्चर को, मैनेजमेंट को बदला है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर पुलिस में घटित रहे, आज का उनका ये बयान पूरे कांग्रेस के राजनीति में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मील का पत्थर साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील कौशिक क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल निश्चित तौर से है, यदि अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो अपने कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी, उनकी नाराजगी को समझना पड़ेगा, वो ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे आपको। जैसे उत्तराखंड की चर्चा जो अतुल जी ने की कि उत्तराखंड की चर्चा खत्म हो गई, पंजाब की चल रही है, उसका कारण एक उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वो खत्म कर दिया बीजेपी, निर्णय ले लिया। चाहे वो कांग्रेस उसको बनाए इलेक्शन में या ना बनाए, वो अलग सिस्टम है, लेकिन निर्णय उन्होंने लिया तत्काल। वो पंजाब में निर्णय आप ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो भी निर्णय आपको लेना है वो नुकसान और फायदा होगा वो बाद में देखा जाएगा, बाद में निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा घाव पैदा मत कीजिए कि कम से कम उसका ऑपरेशन करना पड़े। दबावों से जो चीजें सही हो सकती है वहां ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। और कई राज्यों में चुनाव है, मुझे लगता है कि कुछ नेताओं की नाराजगी है तो उनको बुला करके बिठाल के समझाना बुझाना पार्टी का काम है। दूसरी तमाम ऐसी कमेटियां बना देनी चाहिए जो समझे सुने उनको। और दूसरा मुझे लगता है कि जो भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो अच्छे अपने चीजें रखेंगे, चाहे चैनल्स पे रखें चाहे अखबार में रखें, वो अच्छा रहेगा। हर कोई कांग्रेस के नाम पे बैठ रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ये सब चीजें हो रही, इसका भी एक कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि जो भी प्रवक्ता या प्रतिनिधित्व कांग्रेस का कर रहे हैं वो निश्चित, जैसे आज अतुल जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी, इस तरीके की चर्चाएं होंगी मुझे लगता है, तो निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। ठीक है, अतुल पाटिल जी आपका फाइनल कमेंट सर। कांग्रेस किस तरफ आगे बढ़ती हुई, राहुल गांधी किस तरफ आगे बढ़ते हुए, क्या कहेंगे सर? कितनी मजबूती आपकी पार्टी में?
देखिए शिल्पा जी, राहुल जी ने जब से कोविड आया है, जो देश के प्रधानमंत्री को एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के तहत जो भी सुझाव दिए हैं वो उनको 4 महीने 5 महीने के बाद करने पड़े हैं। राहुल जी की जो लड़ाई है, कांग्रेस की जो लड़ाई है, वो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। कैसे गोवा में उन्होंने क्या किया, मणिपुर में उन्होंने क्या किया, अरुणाचल में क्या किया। तो ये जो गैर लोकतांत्रिक बातें हैं, जो अधिकारवाद, अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट है, जो संविधान को खत्म करने की कोशिश करता है, वो कार्यकर्ता निडर होके संविधान के लिए लड़े, ये उनका कहना है। चुनाव 10 साल, जो पार्टी 135 साल की है, उसको सत्ता के बाहर 10 साल रहने से ना उसका विचार बदलने वाला है, ना उसका कार्यकर्ता बदलने वाला है। आज तो उन्होंने प्रशंसा की है उन निडर नौजवानों की, उन निडर कार्यकर्ताओं की, जो इस विचारधारा के लिए और इस संविधान की जो विचारधारा है, जो मूल्य है, उसके लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रशंसा की है। ऐसा आप क्यों नहीं देखते? आप देखिए, आज मुझे डर क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैं जो देख पा रहा हूँ, जिन्होंने भी हमें सजेशन दिए, जो भी ये कहते हैं कांग्रेस रहना चाहिए, उनका पूरा सम्मान रख के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो लोग आज सत्ता के शीर्ष स्थानों पे बैठे हैं, क्या वो इस देश के 70 साल का जो हमने हासिल किया है वो खत्म नहीं कर रहे? क्या ये 2 लोग जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे, विपक्ष जो है कहीं दिखाई न दे, ऐसी अवस्था फिर से हो सकती है? लेकिन उसके लिए सर आपको अंदरूनी तौर पर हर स्तर पर अपनी पार्टी को उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना, उन तमाम कमियों को दूर करना पड़ेगा ना, उन तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, डर रहे हैं या डरा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पूरी परिपक्वता के साथ राहुल गांधी इस समय एक बयानबाजी दे रहे हैं और देश हित में दे रहे हैं, और जो लोग कांग्रेस के अंदर आरएसएस की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कौन क्या संदेश इसका समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, ये उनकी हेडेक है। राहुल गांधी ने अपना बेसिक मैसेज पहुंचा दिया है। अब आगे ये बेसिक मैसेज कांग्रेस पार्टी को किस स्तर पर लेकर जाता है, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। किस तरह का इसका इंपैक्ट नजर आता है, इसके लिए भी करना होगा इंतजार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।